हेलो गाइज, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो हम लोग वर्णमाला कर रहे हैं और वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज हम लोग व्यंजन करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के देखते हैं व्यंजन है क्या। आज होगा हमारा व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। व्यंजन हमारे वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। बिना स्वर की सहायता से हम लोग व्यंजन को लिख तो सकते हैं लेकिन उसको उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे ये क्या है भाई, अब हम इसको व्यंजन नहीं बोल सकते, ये वर्ण है। व्यंजन कब होगा ये, अगर हम इसमें से स्वर निकाल दें। जो कै के नीचे ये हल लगा हुआ है, ये ब्लैक मार्कर हर बार धोखा देता है। देखिए भाई, क्या जो ये नीचे हल लगा हुआ है इसको हलंत भी बोलते हैं। हमने इसमें से स्वर बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, केवल जिसको आप लोग अधक कै भी बोलते हो। ये हल वाला कै और ये अधक कै इक्वल होता है, यानी कि ये जो हमारा हल वाला कै है इसको ही हम जब शब्द लिखते हैं अधक कै बोलते हैं। अधक कै ले आ से क्लास। जो ये आधा कै है ना, इस आधे कै का मतलब होता है ये हल वाला कै, हलंत वाला कै। इसका मतलब होता है कि अब जो ये कै है ये व्यंजन है, अब इसके साथ स्वर नहीं है। अब जब हमने इसमें से स्वर निकाल लिया तो हम अब इसका उच्चारण नहीं कर सकते। वो तो हम करते ही हैं, कै ए फिर भी आ रहा है, ठीक है ना। लिख तो सकते हैं हम इन जो हमारे व्यंजन है बिना स्वर की सहायता के हम इनको लिख तो सकते हैं लेकिन हम इनको उच्चारित नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। ठीक है, तो अब आप लोग लिखते जाइए। चलिए, ठीक है भाई। और हाँ, पहले मैं एक चीज और समझा दूं। जो हमारे जितने भी व्यंजन है ना, उनके साथ कोई ना कोई स्वर जरूर होता है। जैसे मैं क्या कोई लेके चलूं, जैसे कै, का, की, एक होगा की, एक होगा की। तो ये क्या है, की। ये की, ये ऊ, ये ऊ। ठीक है, ये क्रे। अब होगा हमारा के, अब के, को, कौ, ठीक। अब ये हुआ, देखिए ये व्यंजन के साथ स्वर इस तरीके से आते हैं। अब जो ये हमने लिखे ये व्यंजन लिखे, लेकिन इन व्यंजन के साथ क्या हुआ है, स्वर आए हुए हैं। स्वर अपने मूल रूप में न आकर स्वर मात्राओं के रूप में आए हुए हैं। ठीक है, जो हमारी स्वर की मात्रा है वो भी मैं आपको पीछे क्लास में करा चुकी। तो जो कै है, देखिए कै, इस कै में क्या है, इस कै में ये ए है, ये वाला। अब का, इसमें है ये आ। ठीक, की, इसमें है ये वाला ई। अब की, इसमें है बड़ा ई। अब ऊ, ओहो, ये तो ऐसे ही लिखा गया अपने वास्तविक रूप में, न कि मात्रा के रूप में। इसको लिखेंगे कु, इसको लिखेंगे कु। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऊ है, इसमें है ये छोटा ऊ, इसमें है ये बड़ा ऊ, इसमें है ऋषि वाला रे। ठीक है, इसमें है ये ए, इसमें क्या है, इसमें है हमारा ओ, इसमें है औ, इसमें है अनुस्वार ये वाला, ये इसमें है
विसर्ग मात्रा, इस तरीके से। तो जो ये हमारे स्वर हैं ये इस तरीके से व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में आते हैं, ठीक है। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इस तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोग एक एक पॉइंट ऐसे डाल के लिखते चलिए। भाई मैं आप लोगों को जो लिखने की चीज होंगी छोटी छोटी वे लिख दूंगी, क्योंकि सारा लिखने में तो आपको पता है फिर लिखने में टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आप 1 पॉइंट पर लिखिए, स्वरों के साथ बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या लिखेंगे आप? स्वरों के साथ बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए 2 पॉइंट पर, ठीक है। 2 पे क्या लिखेंगे, या फिर आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो, नोट। वो ही क्या, बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है। बिना स्वर के व्यंजनों को हम लिख तो सकते हैं, लेकिन बिना स्वर के हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते, ठीक है। ये आप लोग नोट करके लिख लेना, ठीक है। जैसे इसमें लिख लो, एक तो लिख लो ये, ठीक है। अब इसको बराबर करके लिख लो, कै हल प्लस ए, ठीक, जिसको आप लोग आधा कै भी बोलते हो, खे हलंत वाला खे प्लस, ठीक है। ये इसके साथ क्या है, इसके साथ स्वर मिला है। अब हमने ये स्वर अलग निकाल दिया तो क्या हुआ, खे बचा हल वाला, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, ठीक है। अब लिखिए आप लोग तीसरे पॉइंट में। अब भाई आते हैं बात हमारे व्यंजनों पर, कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्वर बताए कि 11 होते हैं, मूलतः सामान्यतः 11 होते हैं, और अगर पूछ लिया जाए कुल स्वर तो फिर हम लोग लिखेंगे 13, फिर हम उसमें अयोगवाह भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बात करें व्यंजनों की, कि जो हमारे व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं हमारे। चलिए भाई लिखेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो, जो परंपरागत रूप है व्यंजनों का, परंपरागत रूप से हमारे व्यंजन 33 होते हैं। जो पहले से चले हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, ठीक है। इस तरीके से लिख लोगे आप लोग, कहां से कहां तक, जो हमारे कै से लेकर है तक, कैसे है तक, इस तरीके से नोट कर लो। जो परंपरागत रूप है व्यंजनों का, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33, कहां से, कैसे लेकर है तक, ठीक है। लिखो इस तरीके से। अब बात करें भाई, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या बताइए, 33 दे देगा, 34 दे देगा, 30 दे देगा, 29 दे देगा, इस तरीके से पूछ लेगा। तो याद रखेंगे जो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या चली हुई आ रही है वो कितनी है, वो 33 है, ठीक है। और फिर आता है हमारा कि जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है, वो होती है हमारी 39, ठीक है। कैसे देखते हैं, 25 तो होते हैं इसमें हमारे स्पर्श, या फिर आप ये कर लो 39 होते हैं, 25 तो वे हमारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 4 हुए हमारे अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, 4 हुए हमारे ऊष्म व्यंजन। चार ऊष्म व्यंजन हो गए, 4 हुए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। 2 हुए हमारे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो हिंदी व्यंजनों की अगर परंपरागत रूप से संख्या पूछे तो कितनी होगी? 33। अगर पूछे कि व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, फिर लिखेंगे हम लोग 39, जिसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके में नोट करो आप लोग भी। ठीक है, तो आज हम लोग लेंगे ये वाली 25 स्पर्श व्यंजन, इनको पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई चलते हैं अब हम लोग आगे। तो ये मैं सारा रब कर दे रही हूं, साथ के साथ इसी तरीके से नोट्स बना के रखो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक, एक बार देखते याद आ जाए, अच्छा ये तो इस तरीके से किया हुआ है हमने। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग जो हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन है उनको देखते हैं। देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। कै, भाई ये तो खराब ही हो गया। चलिए भाई, आप लोगों से ये तो आते होंगे, या करना आ रहे हैं भाई। चलिए अब कै को लेके चलते हैं, कै वर्ग पूरा। कै, खे, गे, घे, णे। और एक चीज याद रखना, इन सब के नीचे हल आएगा, हलंत। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या आएगा? कै के बाद, हाँ भाई, फिर आएगा चै वर्ग। च, छ, ज, झ, ऐ। ठीक है, अब इनके नीचे भी अलंत लगाओ, सबके नीचे। फिर टे, ठे, डे, डे, अणे। ठीक है, अब चलिए भाई, अब फिर ते, थे, डे, धे, ने, पे, थे, बे, भे, मैं। ठीक, इनके नीचे भी अलंत लगाओ। ठीक है, अब ये हुए हमारे। अगर हम बात करें इसकी, ये कौन सा हुआ हमारा? कै वर्ग। कै वर्ग। ये कौन सा वर्ग हुआ? ये हुआ हमारा चै वर्ग। चै वर्ग बहुत अच्छे से समझना भाई। टै वर्ग, एक बार मैं लिख लूं, बताती हूं फिर। ये तै वर्ग, ये पै वर्ग। ठीक है भाई, जो अपने वर्ग का पहला वर्ण होता है उसी के नाम से उसको जाना जाता है कै वर्ग। जैसे इसका पहला वर्ण क्या हुआ? कै, तो रख दिया हमने कै वर्ग। इसमें पहला चै, रख दिया चै वर्ग। ये पहला क्या है? टे, टे वर्ग। ये तै, तो तै वर्ग। ये पै, पै वर्ग। ठीक है ना। ये एग्जाम में किस तरीके से मिलता है हमको, इसमें से सपोज आपको ठै दे दिया, ठै देकर पूछ लेगा वो कि ये वर्ण किस वर्ग का है, उसमें आपको वर्ग दे देगा। इन चारों में से कोई भी, तो हमको पहचानना है किस वर्ग का है, टै वर्ग का है। यानी कि इन पांचों में जो वर्ण सबसे पहले है उसी के नाम से वो इस तरीके से पूरा वर्ग जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए भाई अब आगे देखते हैं।
अगर बोल दे कै वर्ग का प्रथम वर्ण, क्या होगा कै वर्ग का प्रथम वर्ण? इसको जानते हैं प्रथम वर्ण के नाम से, कै। ठीक, ये हो जाएगा द्वितीय। बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाओ आप भी भाई मेरे साथ साथ। ये हुआ द्वितीय, ये हुआ तृतीय, ये हुआ चतुर्थ, चतुर्थ वर्ण, ये हुआ पंचमाक्षर, इसको हम लोग पंचम भी बोलते हैं, सॉरी पंचम, और अनुनासिक, अनुनासिक, पंचम अनुनासिक, ठीक है, या फिर नासिक्य। नासिक्य जो ये हमारे पांचों वर्ग के पंचम वर्ण है, उनको हम लोग अनुनासिक या फिर नासिक्य के नाम से भी जानते हैं। ये सपोज आपको ये वाला अणा दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए ये किस वर्ग का है, तो आप क्या लिखोगे? ट वर्ग का। तो भाई उसके लिए हमें ये भी आना चाहिए अच्छे से, यानी कि हमें हिंदी की वर्णमाला याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। हमें याद होगी जब तो हम पहचान पाएंगे ना, और तभी हम लिख पाएंगे। हो गया ये। अब देखिए अब क्या करते हैं। अब भाई जैसे ये दे रखा है, यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी तो आता है ना। जैसे आप लोगों को बोल दे कि कै वर्ग है, जो कै वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ, तो कैसे बताओगे? भाई मैं तो ये बोलती हूँ आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका है इन्हें पहचानने का, रटो मत, प्रैक्टिकली बोल बोल के देखो हर किसी को। कै को बोल के देखो एक बार। कै, खे, गे, घे, णे, कहां से आ रहा है? कंठ से निकल के आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग कंठ, कंठ है, ठीक। एक बार मैं लिख दूं सबके, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बोल बोल के दिखाऊंगी, ठीक है। चैतालव्य, टे मूर्ध, मूर्धन्य, डे दंत्य, ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ, ये हो गया। अब देखो भाई, जो हमारा कै वर्ग है, कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। बोल के देख लो। कै, खे, गे, घे, णे, निकल रहा है ना कंठ से। ये बोल के देखो आप लोग। चे, छे, जय, जय, चे, छे, जय। जो ये हमारी जीभ है ये ऊपर लग रही है ना, यहां ऊपर लग रही है ना, चे, चे लग रही है ना, तो इसलिए जो हमारा चे वर्ग हुआ वो हुआ तालव्य। भाई मान लिया ये चे वर्ग है, अगर चे वर्ग का प्रथम वर्ण तालव्य से बोला जा रहा है तो फिर पूरा का पूरा वर्ग ही ये तालव्य से बोला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहला याद रख लो, पहला याद रखते ही उस वर्ग का पूरा वो ही उसका उच्चारण स्थान होगा, ठीक। चलिए अब इसमें चलते हैं टे वर्ग में। टे वर्ग बोल के देखिए एक बार। टे, 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 ठे, टे, ठे, डे, डे, ने। क्या पता चल रहा है? जो हमारी जीभ है ऊपर लग रही है ना ये जाके, अरे शायद मैंने इसमें भी बता दिया ये तालव्य में। जो हमारा देखो चे, चे, चे तालव्य है, जो ये जीभ है हमारा आगे का हिस्सा ये एक्टिव हो रहा है ना, देखो चे, छे, जे, जो ये वाला है, ठीक है। और मूर्धन्य, मूर्धन्य कब होता है? जब सपोज हम कोई वर्ण बोल रहे हैं और झटके से हमारी जीभ ऊपर जाके लगे, यहां पे जाके लगे, यहां ऊपर, तब होता है मूर्धन्य। झटके से लगे, बोल के देखियो। टे लगी ना झटके से, ठे लगी ऊपर, डे, ढे, ढे लगी ना ऊपर जाके। तो जब हमारी जीभ झटके से ऊपर जाके लगे यहां, तब होता है हमारा मूर्धन्य। तालव्य जब होता है जब हमारी जीभ एक्टिव हो आगे से, जैसे चे हो गया, चे, चे हो रही है ना एक्टिव, चे, छे, जे, ठीक। जीभ एक्टिव हमारी मूर्धन्य में भी होती है, तालव्य में भी होती है, लेकिन अंतर कैसे करें? जो मूर्धन्य है ना, मूर्धन्य में झटके से जाके लगेगी ऊपर की तरफ। टे देखो, बोल के देखो। चे, चे, टे लगी ना ऊपर झटके से, तो इसलिए जो हमारा टे वर्ग होगा वो हो गया मूर्धन्य। अब बात करें तय की।
ते थे दे धे ने, दंते से बोल के देखिए एक बार, ते ते, पता चल रहा है ना, जो ये वाले दांत है हमारे ऊपर वाले, इनमें आगे लग रही है ना जीभ, ते ते, पता चल रहा है ना। तो इसलिए ये हुआ हमारा दंत्य वर्ग, कौन सा, ते वर्ग। अब बात करें पै वर्ग की, बोल के देखना एक बार, पे फे बे भे मैं, तो क्या पता चल रहा है, होठ पै आपस में मिल रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे ओष्ठ वर्ग। क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आप लोगों को थे दे दिया, थे का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल के देख लो, थे जीभ में, जीभ जो है हमारी ऊपर, जो ये दांत है इनमें लग रही है ना, तो इसलिए हुआ दंत्य। जैसे टे बोल दे, टे टे, झटके से जीभ ऊपर लग रही है ना, तो क्या बोल देंगे, मूर्धन्य। ठीक है, कै कंठ से आ रही है ना, ठीक। अब भाई जो ये हमारा क्रम है उच्चारण स्थान के आधार पर, जो ये हमारे स्पर्शी व्यंजन का जो ये क्रम है, ये भी पूछ लेता है कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थानों का क्रम लिखो, तो आप लोगों को इस तरीके से पूछ लेगा। तो क्या बताना है आपको, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ है। अब आप लोग इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना लो छोटी सी, कैसे देखो, जैसे कै ते कत मुंह दो, ये वाली ट्रिक याद रखो, आप कभी नहीं बोलोगे। कत मुदौ, कैसे कंठ है, तैसे तालव्य, मुंह से मूर्धन्य, दै से दंत्य, ओ से ओष्ठ, कत मुदौ, ये वाली शॉर्ट ट्रिक याद रखो आप। इससे आप स्पर्शी व्यंजन है जो उसका उच्चारण स्थान का क्रम लिख लोगे। ठीक है, अगर हम रियल में देखें भाई, देखिए अगर हम रियल में देखें तो रियल में हमारा ये क्रम नहीं होता बिल्कुल भी। देखो या हमारा क्या हुआ, कंठ हो गया, कंठ हो गया। अब कंठ के बाद इसने तालव्य देखा दिया है, तो तालव्य को एक बार बोल के देखना, च क्या है, आगे की जीभ एक्टिव हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है हमारा तालव्य हुआ। अब उसके बाद दिया इसने मूर्धन्य, यहां होगा फिर हमारा जो ये नाक है ना, हमारा ये नाक है, नाक के ठीक नीचे ये वाला हिस्सा जो झटके से जीभ ऊपर लगती है, यहां पे, ये हुआ हमारा मूर्धन्य। ठीक, अब दंत्य, ये यहां है जो हमारे ये अंदर की साइड जो दांत है, ये इनमें जीभ आकर लगती है जब, ये होगा हमारा दंत्य। और होठ आप लोगों को पता ही है, यहां होंगे हमारे ओष्ठ। रियल में हमारा जो मुंह है, मुंह का जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान का क्रम है जो रियल में, तो ये होता है ये। ठीक, कभी आप रियल में सोचो कि ये ही हमारे मुंह का जो उच्चारण करने के जो स्थान है वो इसी क्रम में है, इस क्रम में है रियल में, तो लेकिन यहां पे रखे गए हैं इस क्रम में, याद रख लोगे। तो इस क्रम में कौन सा क्रम कहां मिस है, बताओ भाई। जो हमारा तालव्य है ना, तालव्य कंठ के बाद दे रखा है, जबकि तालव्य हमारा मूर्धन्य से नीचे आता है, बाकी सेम वही है। तो आप किस से याद रखोगे, कत मुदाओ से, कहीं से याद रखोगे, कत मुदाओ से। ठीक, चलिए तो अब आप लोगों को एक चीज और बताती हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, जो ये हमारे पंचम वर्ण है, यानी कि हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है, ये पांचों, इसका मतलब ये होता है ये अनुनासिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अंक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक बिंदु। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये बिंदु हमारा कहीं इस अणय का, कहीं इस अय का, कहीं इस णय का, कहीं इस नय का, कहीं इस मय का काम कैसे कर देगा। देखिए भाई कैसे काम करेगा, जैसे मैं यहां पे लिख दूं, देखो संबंध लिख दो, संबंध कैसे बनता है, ये से अधमय ब अधनय ध, संबंध। ठीक, इस मैं के लिए आई, ये इस अधनय के लिए आई। बताओ, अब आप इसे झूठ बता सकते हो भाई। जो ये पंचम अक्षर है किस वर्ग का, पै वर्ग का जो पंचम वर्ण है, आ गया यहां पे, इसकी जगह हमने बिंदी ले ली। अब यहां पे देखो, तय वर्ग का जो पंचम वर्ण है न, इसकी जगह भी हमने बिंदी ले ली। अब आप इसको बोल दोगे झूठ। यहां देख लो, ये क्या है, ये मैं और ये न। अब देखना आप लोग,
आप लोग ही कहोगे कि हाँ। अब मैं ले लूं यहां पे कंठ, इस बिंदी की जगह ले लिया ना ये अण, आधा न आधा मैं, तो चलिए हलंत लगेगा, ठीक है। चलिए भाई हो गया। अब जैसे एक नाम ले लो चंचल, चंचल, ठीक। अब जैसे आप लोग गंगा लिखते हो, गंगा, और इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, या फिर जो ये अंक की बिंदी है ये अपने पंचम वर्ण में कैसे आएगी, ये देखिए। चलिए भाई, अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हर वर्ग का पंचम वर्ण है वो इस रूप में होता है, इस रूप में। अब इस रूप में कैसे होता है देखिए, जैसे यहां पे हमने ये संबंध है अधमय अधनय, इनके लिए हमने क्या करा, बिंदी लगा दी। बिंदी ने ही काम कर दिया यहां किसका, तय वर्ग के पंचम वर्ण मैं का। यहां काम कर दिया तय वर्ग के पंचम वर्ण नय का, कहीं ने, इस बिंदी ने, ठीक। अब यहां देखो, जैसे कंठ हो गया ना, कंठ जो हमारा अणय है, ये अणय, ये वाला अणय, ये किस वर्ग का है, ये वर्ग का है टे, ठीक। तो जो ये बिंदी है, इस बिंदी ने कर दिया ना काम इस अणय का। अब यहां पे देखो, जैसे मैंने लिख दिया चंचल, ये अंक की बिंदी है। अब ये देखो च वर्ग, देखो च वर्ग, च वर्ग में जो ये इसका पंचम वर्ण था, ये इसकी जगह हमने यहां क्या लिख दिया, बिंदी लगा दी, कर दिया ना इसने काम पंचम वर्ण का। इसी तरीके से गंगा में। अब आप कहोगे कि जो ये बिंदी है हम इनको पहचाने कैसे, कि यहां पे हमने अधमय रख लिया, यहां पे अधनय रख लिया, या फिर यहां पर ये अणय आया, यहां पर ये वाला अणय आया, यहां पर ये अणय आया, तो यानी कि हम पहचाने कैसे इनको। देखो अच्छे से तो मैं आप लोगों को तब कराऊंगी जब आपको ये कराऊंगी मैं वर्ण विच्छेद वगैरह, वर्तनी कराऊंगी, है ना। लेकिन इसमें भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, हम देखते कैसे हैं। जैसे ये हुआ हमारा क्या है, बै, बै है ना। अब बै के ऊपर बिंदी लगी हुई है, बै के ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, तो अब इस बै को आप लोग ये देखो कि ये किस वर्ग का है, बै, बै है हमारे पै वर्ग का, पै वर्ग का हुआ ना। तो पै वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो मैं है, इसलिए यहां पे क्या आया, मैं आया, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं। जैसे कंठ हो गया, क्या हो गया, कंठ। अब आप ये बाद वाला देखो, बाद का देखा जाता है, ठीक है, इसलिए ठे, ठे को देखो आप, ठे कहां है, ये रठ है, ठे ये बताओ किस वर्ग का है, ठे हमारा टे वर्ग का। और टे वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो कौन सा है, ये वाला अणय है। इसमें देखो आप चंचल, चंचल तो क्या है, बाद वाला देखते हैं। जैसे यहां पे ये बिंदी लग गई तो इसके बाद वाला, अब यहां पे देखो च है ना, च। अब आप ये देखो च किस वर्ग का है, च भाई जो है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण ही है, तो इसलिए इसको च वर्ग ही बोल लेंगे। तो च वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो कौन सा है, ये वाला है, तो यहां पे लिख दिया ये वाला। अब यहां पे देखो गे आया ना, तो गे देखो, गे किस वर्ग में आता है, गे आता है कै वर्ग में, कहीं में कै वर्ग में। और कै वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो क्या है, अणय, तो इसलिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। ध देखिए कहां है, ध, ध किस वर्ग का है भाई। जैसे मैं बोल रही हूं ना, मेरे साथ साथ आप कोशिश करा करो कि लिखते भी रहो बोलते भी रहो जब आप ये क्लास देखते हो। देखिए भाई ध को देखिए, ये रहा ध। अब ध देखो किस वर्ग का है, ध तय वर्ग का, और तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न है, इसीलिए यहां पे क्या रखा गया, न रखा गया, ठीक है। अब ये देखो यहां पे बै हुआ ना, बै किस वर्ग का है, बै है हमारा पै वर्ग का, और पै वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, मैं, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, ठीक। तो ये वे हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। 5 ये हुए, 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये हुए टोटल 25, ठीक है ना। हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, ठीक है। और स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आपको दे दे कि जो स्पर्शी व्यंजन है उसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या रखोगे, वर्गीय व्यंजन, ठीक है ना। और जो जिस वर्ग का प्रथम वर्ण
होता है उसी प्रथम वर्ण के नाम से उसका वर्ग का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे व्यंजन जो कि आप लोगों को मैंने कराए। ये चीज अगर नहीं समझ आई मैं आपको एक बार और कराऊंगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से कराऊंगी, तब तक कराती जाऊंगी, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ अब आप लोगों की समझ में आ गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो हमारे व्यंजन है करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।